तो हम लोग देख रहे हैं मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव्स। 50 ऑब्जेक्टिव्स तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, अब 50 के बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी भी दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया है इस प्रकार से कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। यानी इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आपको इस्तेमाल करना है। तो ए दिया हुआ है, ए हमारा दिया है, निकाल लो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए इंटू ए। अब आपको ए बैठा देना है, तो ए बैठाओगे अल्फा बीटा, उसके बाद गामा माइनस अल्फा, फिर ए बैठा दो यानी अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा। बाकी आप लोग इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने तो आता ही हमको, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, देख लो। फर्स्ट रो हम लोग उठाते हैं और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का नियम ये होता है कि हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 उठाइए और C1 से मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे कैसे, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस बीटा गामा। चलो अब R1 को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, C2 से मल्टीप्लाई करो। हम लोग एक बार रो उठाते हैं और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। C1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम करेंगे C2 से मल्टीप्लाई। तो C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा बीटा जगह बदल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा, और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। क्लियर है। अब आगे हमारा कोई कॉलम है नहीं, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स को यहीं पे बंद कर देंगे। अब हम उठाते हैं सेकेंड रो, और सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा गामा अल्फा या अल्फा गामा लिखिए, और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा गामा। अब इस कॉलम से खत्म हो गया, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। दूसरे कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जगह बदल दीजिए, तो बीटा गामा, और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर चलाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर जो आया वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो पहले तो हम ए स्क्वायर पूरा निकाल लें, ए स्क्वायर कितना हुआ तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कट के जीरो हो गया। यहाँ देख लो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा कट के जीरो, और ये हो जाएगा हमारा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए स्क्वायर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये जो हमारा ये ए स्क्वायर आया है, इस ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 के ये बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। 1 0 0 1 के बराबर होगा कौन सा, ए स्क्वायर। हम लिख देते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो ए स्क्वायर कितना निकला हमारा, ए स्क्वायर हमारा निकला है ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और उधर जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, उधर हो गया जीरो, और यहाँ जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ जीरो, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये ए स्क्वायर है, और ये जो ए स्क्वायर है, ये क्वेश्चन कहता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर कर दीजिए 1 0 0 और 1। हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है, जब दो मैट्रिसेस बराबर होता है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देते हैं, संगत अवयव बराबर होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये है, इसको बराबर कर दीजिए। बराबर करिएगा तो यहाँ से कंडीशन आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यहाँ से कंडीशन आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, है ना। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए माइनस बीटा गामा, तो उधर हो जाएगा 1 1 तो पहले से है, और माइनस अल्फा स्क्वायर, उधर जाके माइनस बीटा गामा, और इधर हो जाएगा जीरो। ठीक है, और ये हमारा जो चीज आया है 1 माइनस
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 जो हमारा आया है, ये कौन से ऑप्शन पर है? तो ये ऑप्शन सी पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं कि किसी मैट्रिक्स ए में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर होता है आइडेंटिटी। इसका ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है? अब 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, ए मैट्रिक्स का इनवर्स और फिर इनवर्स अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? ए इनवर्स का इनवर्स कितना आएगा? तो आपको बताया गया था इसका आंसर होता है ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। याद रखना, ए इनवर्स का इनवर्स कितना होता है? ए होता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के किस मान के लिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा। कह रहा है कि एक्स और वाई के किस मान के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा, यही क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा, यानी ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो एक्स वाई का क्या मान होना चाहिए, है ना। तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 3x प्लस 7 और ये 5, यहाँ दिया है y प्लस 1 और ये दिया है 2 माइनस 3x। ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल होगा तो एक्स वाई का क्या मान होगा, है ना, यही क्वेश्चन है। तो इक्वल होगा तो बाबू क्या करोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, संगत अवयव बराबर होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसको बराबर कर दो तो यहाँ से चला आएगा 3x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से आप निकालोगे 3x इज इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/3। ये x का मान यहाँ से आया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये वाला जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। जैसे ये इक्वल है वैसे ये दोनों इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा। डेट इज y इज 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 5 और प्लस 2, इधर माइनस 2 को लाओगे तो प्लस 2, तो y बराबर हो जाएगा 7। y हमारा 7 आ गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा है? ये है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से y इज इक्वल टू 7। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है भाई? इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये एलिमेंट है, तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ से बाबू चलाएगा उधर ले जाओ तो प्लस 3x, उधर ले जाके प्लस 3x, तो ये 3x इधर जाके प्लस हो गया, प्लस 3x और 4 इधर आके घट जाएगा। तो पहले से इधर 2 है तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इधर प्लस 3x और ये आके इधर घट जाएगा, तो 3x बराबर 2 माइनस 4 यानी माइनस 2, यानी x हमारा चलाएगा -2 और बाई 3। ये x का मान आ गया। अब देख लो, हमसे पूछा था कि एक्स वाई का वो मान बताइए जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो जाए। मतलब एक्स वाई का वैसा मान बताइए जिसके लिए दोनों मैट्रिसेस बराबर हो जाए। तो यहाँ जो हमारा पॉसिबल एक्स वाई आ सकता है वो कौन सा आ सकता है? एक्स बराबर, एक्स का दो मान आया। देखो एक्स का मान आया -7/3, यहाँ देख लो -7/3, यहाँ जहाँ टिक कर रहे हैं। और एक आया है एक्स का मान -2/3, और वाई हमारा एक ही आया है, वाई हमारा 7 आया है। तो x का जो मान आया वो -7/3 आया, और y का मान जो आया वो आया 7। एक तो हमारा ये स्थिति बन सकता है। दूसरा स्थिति कि x का मान जो आया वो -2/3 आया और y का मान कितना आया? 7 आया। क्योंकि हमसे x y का मान पूछा था, मतलब हमसे पूछा गया था कि x y का वैसा मान बताइए जिसके लिए दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। ऐसा कौन सा x y होगा जो x y इसमें बैठा दिया जाए, इस दोनों मैट्रिसेस में x y का मान बैठाया जाए तो दोनों मैट्रिसेस एकदम बराबर हो जाना चाहिए, सेम टू सेम हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए दो स्थितियां है, x का मान -7/3 तो y का मान 7। दूसरा स्थिति x का मान -2/3 तो y का मान 7। ये दो स्थिति आया। आप इस दोनों स्थिति में, अगर आप इस दोनों कंडीशन में अगर आप x ये वाला स्थिति लेके चलते हैं कि x के जगह -7/3 और y के जगह 7, समझिएगा जरा सा। x के जगह -7/3 और y के जगह 7, आप जरा इसमें बैठा कर देख लीजिए। x के जगह -7/3 और y के जगह 7, तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं होगा। अगर आप इस कंडीशन को लेकर चलते हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं होगा। आप डाल के देख लीजिएगा, ये दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं होगा। x के जगह आपको कितना बैठाना है? -7/3।
देखो ना, हम डालते हैं, जल्दी जल्दी समझ लो। x की जगह -7/3 बैठाएगा तो हो जाएगा 3, और x की जगह -7/3, तो -7/3 है तो 3 3 कट गया, तो बचा कौन सी -7, तो यहाँ बचेगा -7, यहाँ -7, अब पहले प्लस कौन सी है तो +7। एक्स के जगह कौन सा मान बैठाना है -7/3, तो -7/3 बैठाएगा तो 3 3 कट के -7 बचेगा, -7 + 7, इधर कौन सी है 5, तो इधर हो गया 5, और ये हो जाएगा y के जगह पे, y के जगह 7, तो हो जाएगा 7 + 1 मतलब 8, और इधर इधर क्या बैठाना है 2 - 3, और x के जगह पे कौन सा मान बैठाना है, x के जगह बैठाना है -7/3, x के जगह बैठाना है -7/3, समझ रहे हैं ना, x की जगह -7/3, 3 3 कट गया, तो हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7 9, तो इस जगह हमको दिखाई देगा, ये टोटल दिखाई देगा हमको 9, जैसे हम x की जगह -7/3 बैठाएंगे ये 9 दिखाई देगा, ये हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा x और y का मान बैठाने के बाद। और वैसे ही हमारा जब यहाँ मान बैठाओगे इस वाले मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स हमको कैसा दिखाई देगा, ये हो जाएगा 0, और y के जगह पे कौन सा मान बैठाना था, y का मान तो एक ही ना है, y का मान आया 7, तो y की जगह 7 बैठा दो, तो हो जाएगा 7 - 2 दैट इज 5, और ये हो गया 8, और ये हो गया 4, नीचे जैसा है वैसा उतार दीजिए। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया -7 और +7 कट के 0, तो मान बैठाने के बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो गया हमारा 0 5 8 9। अब मान बैठाने के बाद ई वाला जो मैट्रिक्स आया, वो मैट्रिक्स आया 0 5 8 4, कहाँ बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स कहाँ बराबर है जी, 0 5, चलो 0 5 0 5 ठीक है, यहाँ 8 9 है, यहाँ 8 4 है, बराबर तो नहीं है, बराबर तब ना होगा जब सब बराबर होगा, तो 0 5 ठीक है, 0 5 ठीक है, 8 भी ठीक है, 8 भी ठीक है, लेकिन 9 है, यहाँ 4 है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस वाले पेयर को बैठाइएगा, एक्स वाई का मान अगर आप बैठाइएगा -7/3 और 7, तो ये मैट्रिसेस आपस में बराबर होने वाला नहीं है। उसी तरीके से अगर आप ये वाला भी कंडीशन बैठा दीजिए, नीचे वाला कंडीशन कौन सा है, तो x बराबर, देख लो नीचे में क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है, देखो जल्दी से, x बराबर -2/3, x बराबर -2/3 और y बराबर 7, नीचे में ये वाला कंडीशन है, ये वाला ई वाला तो बैठा के देख लिए, सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ कहने का अर्थ है दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं हुआ। अब इसको बैठा के देख लो, जब इसको बैठा के देखोगे x की जगह -2/3 और y की जगह 7 जब बैठाओगे, जब ये वाला मान यहाँ बैठाओगे x की जगह पे -2/3 और y की जगह जब 7 बैठाओगे, तभी भी ये बराबर नहीं होगा, देख लेना, डाल के देख लेना घर पे, बराबर नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ऐसा एक्स वाई है ही नहीं जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाए, ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ से दोनों जो हमको एक्स वाई आया था, वो दोनों एक्स वाई में से कोई भी एक्स वाई इस दोनों मैट्रिसेस को डालने के बाद बराबर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ इसका ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, समझ गए हो, चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दिया है ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ये जो भी एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल पे जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन सा एलिमेंट दिख रहा है डायगोनल पे, आपको प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट दिख रहा होगा वो है 3 2 1, तो इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट हुआ वो डायगोनल का हुआ कि नॉन डायगोनल हुआ, नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए 0। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना। तो इस पे डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है और बाकी सब जो एलिमेंट है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, यानी इसका अर्थ है कि ये जो हमारा उदाहरण दिया हुआ है ये डायगोनल मैट्रिक्स का उदाहरण है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आइए 56 में कह रहा है कि रो मैट्रिक्स के पास क्या होता है। हम बताए थे कोई भी रो मैट्रिक्स होता है, डेफिनेशन बताए थे कि रो मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये रो मैट्रिक्स है, सिर्फ एक रो है इसके पास, तो अ रो मैट्रिक्स हैज वनली वन रो विथ वन और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। रो मैट्रिक्स जो होता है उसके पास वन रो होता है, सिर्फ वन रो, देखो यहाँ पे वन रो लिखा हुआ है, तो वन रो वाला पकड़ लो, वन कॉलम तो गलत हो जाएगा, और वन रो इसमें है, लेकिन इसमें कह रहा है कि वन रो विथ वन एलिमेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि रो मैट्रिक्स के पास एक रो हो और एक ही एलिमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, इसके पास एक रो है और एक ही एलिमेंट है, ये तो
रो मैट्रिक्स है ही, चूंकि इसके पास एक रो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रो मैट्रिक्स के पास एक ही एलिमेंट हो। रो मैट्रिक्स के पास एक से अधिक एलिमेंट भी हो सकता है। कंडीशन ये होता है कि रो मैट्रिक्स के पास एक ही रो होना चाहिए, है ना। एलिमेंट हमारा एक हो चाहे एक से अधिक हो, उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इस पर लिखा हुआ है कि वन रो मैट्रिक्स के पास वन रो होता है विथ वन या मोर एलिमेंट, जिसके पास एक या एक से अधिक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया, सबसे सटीक इसका ऑप्शन बी है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्यू मैट्रिसेस, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर n है, तो ए प्लस बी कौन सा मैट्रिसेस होगा। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जो है, ये 57 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों ही एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो दोनों एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। हम जानते हैं कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स के बराबर होता है। यानी ए जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, और बी जो है वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी कौन सा मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए और बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, अगर ए और बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो बताइए ए प्लस बी कौन सा मैट्रिसेस होगा। तो ए और बी अगर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। हमसे पूछ दिया कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कौन से मैट्रिसेस है। चलो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं कितना आता है। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिसेस है। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो जाएगा, अब हम निकालते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। हमसे पूछा गया है ए प्लस बी कौन सा मैट्रिसेस है, कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस नहीं कौन सा मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। अब देखो ऊपर में ए डैश कितना है, माइनस ए, और बी डैश कितना है, माइनस बी है। तो ए डैश की जगह माइनस ए और बी डैश की जगह पे माइनस बी। यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि चूंकि चूंकि हम देख सकते हैं कि जब हम ए प्लस बी इस टोटल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, तो हमारा आंसर जो आया वो माइनस मैट्रिक्स ए प्लस बी के बराबर आया। और हम जानते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस माइनस मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो वो मैट्रिक्स हमारा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो ए प्लस बी है, जो हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स है, एक मिनट, जो हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इस ए प्लस बी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज हम निकाले तो उसका आंसर माइनस ऑफ ए प्लस बी आया। यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए प्लस बी के माइनस मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो ऐसी स्थिति में ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स हमारा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो होगा वो होगा इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए है। वैसे ध्यान रखना, वैसे सिंपल सी चीज है, दिमाग में रखना हमेशा कि अगर ए और बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर ए और बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो इसका जो जोड़ होगा, सम जो होगा, यानी ए प्लस बी, वो भी एस्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अगर ए और बी एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका जोड़ भी एस्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ आपको इम्प्रूव करके दिखा दी है, आप समझ लिए हैं। अब आइए हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/5, देन इन ईच रो ऑफ ए विल हैव, चलो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/5। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/5। कौन सा क्वेश्चन है ये आपको हम करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, समझो बात, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/5। ऑर्डर है 3/5 मतलब रो की संख्या कितनी है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, 5। 3/5 मतलब 3 रो 5 कॉलम, 3 रो और 5 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। देख लो,
समझ रहे हो ना? 1 2 3, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो कह रहा है कि इसके पास अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसके पास इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/5 है, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/5 है, यानी कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 3 रोज है और 5 कॉलम्स है, तो वैसे मैट्रिक्स में प्रत्येक रो में, ईच रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स होगा, यही क्वेश्चन है। अगर ऑर्डर 3/5 है, अगर 3 रोज, जैसे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 2 3, रो की संख्या 3 है और कॉलम्स हमको दिखाई दे रहा होगा 5, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो 3/5 मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक रो में, ऐसे मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट हो सकता है। तो प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट होगा, देखो रो में कितना एलिमेंट होगा, एक, कै गो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कटान बिंदु कै गो है, देख लो। ये कौन सी है, R1 है, ये कौन सी है, R2 है, ये कौन सी है, R3 है। अब बताओ तो R1 पे कै गो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कै गो कटान बिंदु है, 1 2 3 4 5। इसका अर्थ है कि हर रो पर 5 गो एलिमेंट हमको बैठाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है जी, 5 एलिमेंट्स। थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना? तो इसका ऑप्शन हो गया बी। अब आइए हम लोग देखते हैं 59 नंबर में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि a प्लस बी और माइनस सी 0 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो यहां से बाबू c कितना चलाएगा, बताओ फिर c कितना आएगा, c यहां से आएगा a प्लस बी। आप समझ रहे हैं ना बात? देखिए ना, a प्लस बी यहाँ लिख रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी 0 है, तो यहाँ से बोलो c कितना आ गया, c उधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा a प्लस बी। हमसे पूछा है c निकालो, हमसे पूछा कि c निकालो। अगर a दिया, b दिया और a प्लस बी माइनस सी 0 दिया तो c कितना होगा, c निकालो। तो आप देख ही रहे हैं कि c कैसे निकलेगा, c कैसे निकलेगा, c बराबर हो गया फॉर्मूला a प्लस बी। अगर हम a और b को जोड़ दे तो c निकल जाएगा। तो जोड़ो, इसको जोड़ के देख लो, यहीं पे जोड़ लो। तो जोड़ेगा तो इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, ये a है और b है, इसको जोड़ देगा तो c निकल जाएगा। c पूछा है तो जोड़ेगा कैसे, तो पहले के साथ ये जो एलिमेंट है जो सेम पोजीशन पे, उसको जोड़ दो, 3 2 5, तो 5 वाला ऑप्शन, चलो 5 आया। अब देखो 3 और 2 5, तो 5 5 5 5, उसके बाद 1 और 5 6 और 2 6 8, ये देखो 5 2 7 और 6 और 1 7। समझ रहे हैं ना? अब मिला लीजिए, 5 5 6 8 7 7, 5 5 6 8 7 7, ऑप्शन ए है, तो इसका ऑप्शन ए सेट हो गया। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको हम क्लास में करके दिखाए हुए हैं। सेम क्वेश्चन करके दिखाया है। मैट्रिक्स हमारा ए दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ना, देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, घर पे कर लेना। इस मैट्रिक्स को जब बनाओगे ना तो इसका ए स्क्वायर निकालना, उसके बाद ए क्यूब निकालना। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए कर देना, ठीक है। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए कर देना, ए स्क्वायर निकल जाएगा। अब उसके बाद ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर यहाँ से निकल चुका है, अब ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए क्यूब निकल जाएगा। जब घर पे तुम ये काम कर लेना, ठीक है। इसका हिंट हम करते हैं, ये क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है और ये थोड़ा सा मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट भी डाल देते हैं। ए का पावर 3 जब निकालोगे ना बाबू, ए क्यूब निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 मैट्रिक्स। देख लेना घर पे। सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेना, इसका हिंट समझ जाओ। सबसे पहले तो तुम ए स्क्वायर निकालना, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना, ए इंटू ए करके। उसके बाद तुम ए क्यूब निकालना। ए क्यूब निकालना कैसे, इसको पहले निकालना, ठीक है। उसके बाद ए क्यूब निकालना ए स्क्वायर इंटू ए से। जैसे इसको निकालोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा कंप्लीट रूप से ऐसा, मतलब 0 मैट्रिक्स तुम्हारा आंसर आएगा जब तुम बनाओगे तब, यानी 0 मैट्रिक्स आ गया। और हम आपको पढ़ाए थे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिफिनीशन बताए थे कि अगर ए मैट्रिक्स हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है तो कभी ना कभी उसका मतलब जो इंटीग्रल पावर है, मतलब जैसे ए स्क्वायर या ए का पावर 3 या ए का पावर 4, आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर के लिए 0 के बराबर हो ही जाता है, 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है।
यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें आपको ए मैट्रिक्स दिखा दिया रहेगा, तो आप ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर निकालिएगा तो वो जीरो मैट्रिक्स लाएगा। तो हम बोलेंगे कि चूंकि ए का स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आया है, मतलब ए जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? तो 2 ऑर्डर का, चूंकि स्क्वायर पे जीरो आ गया है ना। कई बार ऐसा होगा कि ए स्क्वायर जीरो नहीं आएगा, अब ए का पावर 3 जीरो आएगा, मतलब एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए का पावर 3 जीरो आएगा, तो ये ए मैट्रिक्स हमारा नीलपोटेंट कहलाएगा। जीरो आ जाना चाहिए, मतलब जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, चाहे ए स्क्वायर पे चलाए, चाहे ए का पावर 3 पे चलाए, चाहे ए का पावर 4 पे चलाए, चाहे ए का पावर 5 पे चलाए, जीरो आना चाहिए, है ना। जिस पावर पे आएगा उतने ऑर्डर का ये नीलपोटेंट होगा। जैसे देख लो, जैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो ए दिया है, तो ए स्क्वायर जीरो नहीं आएगा, ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, लेकिन जब तुम वहीं ए का पावर 3 करोगे तो जीरो मैट्रिक्स चलाएगा। तो बोलोगे कि ये ए जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का क्यों है? क्योंकि ए का पावर 3 करने पे जीरो आया है। अगर ए का पावर 4 करने पे जीरो आता तो क्या बोलते कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट है। कितने ऑर्डर का? तो 4 ऑर्डर का। अगर ए का पावर 5 करने पे जीरो आता तो क्या बोलते कि ये हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। कितने कितने ऑर्डर का? तो 5 ऑर्डर का, क्योंकि ए का पावर 5 करने पे जीरो आया है, ए को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे जीरो आया है। समझ रहे हैं ना, मतलब जीरो आ जाना चाहिए। अब ए स्क्वायर पे चलाए, जीरो मैट्रिक्स ए स्क्वायर पे चलाए, या ए का पावर 3 पे, ए का पावर 4 पे, अब जीरो मैट्रिक्स जहाँ भी आ जाए, बस अगर आ गया तो आप समझ जाइए कि मैट्रिक्स जो हमारा दिया गया मैट्रिक्स ए है वो नीलपोटेंट है। और कितने ऑर्डर का? ऑर्डर का तो 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का कब है? अगर ए का पावर 3 बराबर जीरो मैट्रिक्स आता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जब आप ए का पावर ए स्क्वायर निकालोगे तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, लेकिन ए का पावर 3 जीरो मैट्रिक्स चलाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स हमारा है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और कितने ऑर्डर का है? तो 3 ऑर्डर का, क्योंकि ए का पावर 3 जीरो आया है। समझ रहे हैं ना। तो बोलिए, ये घर पे कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सेट हुआ? नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन ए। अब आइए हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है इसको चेक करो। तो ये तो यार बना लोगे ना, ए बी मल्टीप्लाई करो। सब में तो ए बी और बी ए निकाला है, सब में ए बी बी ए बी और बी ए बी और बी ए निकाला है, तो गुना नहीं कर लोगे? चलो ए बी निकालो। ए बी निकालोगे तो ए हो जाएगा हमारा 1 0 और 2 0। देखो यहाँ पे निकालते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये? 61। ए भी निकालते हैं पहले। ए कितना है? ए है 1 0 2 0, ए है 1 0 2 0, 1 0 2 0, और बी है 0 0 1 1 12, 0 0 1 12, 0 0 1 और 12। मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 0, और प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 0। अब दूसरा कॉलम उठा लो, ये वाला कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहला इंटू पहला, जगह बदल के, तो 0, और दूसरा इंटू दूसरा, तो हो जाएगा 0। अब आगे कोई कॉलम तो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, अब इसको बंद कर दीजिए। अब आइए दूसरे रो को उठाइए, इसको उठाइए और इसको पहले कॉलम को लीजिए, है ना। तो पहला इंटू पहला हो जाएगा 0, और दूसरा इंटू दूसरा तो हो जाएगा 0। अब अगले कॉलम को उठाइए, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? फर्स्ट पहला इंटू पहला, ये हो जाएगा 0, और दूसरा इंटू दूसरा, ये हो जाएगा 0, यानी ये चलाएगा 0। यानी ए बी जो हमारा होगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। देख लो, हर एलिमेंट 0 हो जाएगा, हर एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो उसको हम सिंबॉलिकली, हर एलिमेंट 0 हो जाएगा जिसको हम ओ से सूचित करते हैं जीरो मैट्रिक्स में। ए बी हमारा हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो ए बी जीरो मैट्रिक्स, यहाँ तो कह रहा है कि ए बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा, क्योंकि ए बी तो पक्का जीरो मैट्रिक्स आया है नहीं हमारा। या तो ऑप्शन ए में से आएगा आंसर, या तो ऑप्शन बी में से आएगा। अब हमको बी ए निकालना पड़ेगा, तो बी ए निकाल लेंगे। आगे चलो निकालते हैं बी ए, यहाँ निकालते हैं बी ए। यहीं पे निकालते हैं बी ए, ठीक है। बी ए कैसे निकलेगा? तो हो जाएगा 0 0 और 1 12। पहले बी लिखो, बाद में ए लिखो,
तो ए हमारा हो जाएगा 1 0 और 2 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला इंटू पहला हो जाएगा 0 और दूसरा इंटू दूसरा हो जाएगा 0। अब आइए अगले कॉलम को लीजिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहला इंटू पहला दैट इज 0 और दूसरा इंटू दूसरा दैट इज 0। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं, मैट्रिक्स बंद कर दो। अब उठाओ दूसरा रो और पहला कॉलम, तो पहला इंटू पहला हो जाएगा 1 और दूसरा इंटू दूसरा तो 12×24 हो जाएगा। अब हमको दूसरे कॉलम को उठाना है, तो पहला इंटू पहला डेट इज 0 और दूसरा इंटू दूसरा डेट इज 0। ठीक है, कितना आ गया बाबू? हो जाएगा 0 0 और 25 और 0। कहने का अर्थ है कि जो हम बी ए निकाले हैं वो पूरा पूरी 0 थोड़े है जी, सारा एलिमेंट 0 नहीं ना है। देखो तो 0 0 25 0, तो सारा एलिमेंट तो 0 नहीं है, मतलब ये 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। मतलब बी ए जो है वो 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया कि जो ए बी है वो ए बी हमारा 0 मैट्रिक्स है, ए बी हमारा 0 मैट्रिक्स है, लेकिन हमारा बी ए जो है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो ऑप्शन बी हो गया, जहाँ ए भी 0 मैट्रिक्स है और बी ए 0 मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है कि बी ए भी 0 मैट्रिक्स है, गलत बात है, बी ए तो 0 मैट्रिक्स आया नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसके पास 2 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो बी के पास रो की संख्या कितनी है? 1 2 3 3 रो और कॉलम्स कितनी है? 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2, है ना। तो बी मैट्रिक्स का हो गया 3/2। अगर आप इस दोनों को प्रोडक्ट करिएगा ए बी को, तो ये दोनों सेम सेम है, प्रोडक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट होने के बाद जो नया मैट्रिक्स ए बी नाम का आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। ए बी का ऑर्डर 2/2 होगा। अब देखो, अब बोला बी ए का ऑर्डर, अब बी ए, तो बी ए का ऑर्डर कैसे निकालेगा? बी मैट्रिक्स कितना है? तो बी मैट्रिक्स यहाँ देख लो, बी मैट्रिक्स है 3/2, बी मैट्रिक्स है 3/2 और उसके बाद ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। समझ रहे हैं ना? तो देख लिए ये वाला सेम सेम है, तो इसका अर्थ है कि बी ए तो हमारा पक्का निकलेगा और बी ए जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होएगा 3/3। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए बी मैट्रिक्स जो निकलेगा उसका ऑर्डर हो गया 2/2 और बी ए मैट्रिक्स जो निकलेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अब ऑप्शन जरा पढ़ लीजिए, ऑप्शन पे यहाँ आपको दिखा होगा, लिखा है ऑप्शन पे पहला पे कि ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, तो ये गलत हो गया ना। कह रहा है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। सच बात है, ए बी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। सही बात है यार, मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऑर्डर तभी तो आया है, एग्जिस्ट तो करेगा, बात सही है। लेकिन दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि ए बी में 2 रो 2 कॉलम होगा और बी ए में 3 रो 3 कॉलम होगा। बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर तब ना होगा जब बिल्कुल रो कॉलम सेम होगा। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 3/3। ए बी में जो है रो और कॉलम 2 और 2 होगा और बी ए में रो और कॉलम का संख्या 3 और 3 होगा, तो ये बराबर तो नहीं हो सकता है भाई। ऑप्शन ए हम काट दिए, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन ए हमारा कट गया। अब ऑप्शन बी कह रहा है कि यहाँ जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए बी एंड बी एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल। ए बी ए जो है एग्जिस्ट कर रहा है, सही बात है, और इक्वल नहीं है, सच बात है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी और बी ए जरूर इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे होगा? इसमें ऑर्डर 2/2 है और बी ए का ऑर्डर 3/3 है, तो कैसे इक्वल हो जाएगा? इक्वल तो होगा नहीं। तो बी ऑप्शन तो ठीक लग रहा है ना, क्योंकि ए बी और बी ए कर रहा है एग्जिस्ट। सही बात है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल नहीं भी है। सी ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा, जो कह रहा है ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। सी कह रहा है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि बी ए सच बात है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बी ए का ऑर्डर कुछ आया है ना। तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया। डी को देख लो, कह रहा है ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो डी भी गलत हो गया, क्योंकि डी में कह रहा है कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि हमको दिख रहा है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है।
इसका अर्थ है कि इसका सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे सही आंसर है, वो इसका आंसर बी होगा। क्लियर है? आइए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, सच दैट, इस प्रकार से कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इसके बराबर है, तो देन इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा? तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको हम कितना लिखते हैं? उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी। एक मिनट, इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, और बराबर इधर है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए इंटू ए, डेट इज ए इंटू ए, ये हो जाएगा, और प्लस ए इंटू बी, ये हो जाएगा ए इंटू बी, और प्लस उसके बाद बी इंटू ए, तो बी इंटू ए, और प्लस उसके बाद बी इंटू बी, तो हो गया बी इंटू बी, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। समझ रहे हैं ना? देखो ये मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स है, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। जब भी मैट्रिक्स दिया रहता है ना बाबू, तो हम उसको प्रोडक्ट करते हैं, उसका ब्रैकेट खोलते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है? तो पहले तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आगे देख लीजिए। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह नहीं लगा सकते हैं। तो वहां पे क्या था कि ए और बी जो था, ए और बी कोई नंबर था, कोई नंबर होता है या लेटर होता है, तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के कंडीशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, कुछ रीज़न है, तो हम इसको तोड़ तोड़ के लगाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको खोल दीजिए तो ए इंटू ए बी, उसके बाद बी ए और बी इंटू बी। अब देख लीजिए राइट साइड में हमारा दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा है वैसा लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा सा जगह कम हो जाएगा, रुको इसको साफ साफ अच्छी जगह अच्छे से बनाते हैं, साफ सुथरा। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन है ना, जिसमें दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो यहाँ बनाते हैं, साफ 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 सुथरा आपको दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। जहाँ ए और बी किस चीज को बता रहा है, मैं सबसे देख लीजिए, जहाँ ए और बी किस चीज को बता रहा है, तो ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जहाँ ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम बताएं कि देखो जब भी मैट्रिक्स होता है ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है, हम उसको अलग अलग ब्रैकेट में खोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी है ना, तो इसको अलग अलग ब्रैकेट में तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए बी, और इधर हो जाएगा हमारा बी ए, और फिर बी इंटू बी डैट इज बी स्क्वायर, आगे लिख देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये चलाएगा ए इंटू ए डैट इज ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी, और प्लस ये हो गया बी ए, और प्लस बी इंटू बी डैट इज बी स्क्वायर,
और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा दो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा दो, सेम सेम है ना। इधर इधर लागू तो घट जाएगा, तो इस इधर लागू तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, है ना। इसको हम यहीं पे डायरेक्ट कटा दिए। तो इधर क्या दिखाई दे रहा है, ए बी और प्लस बी ए, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, 2ab। समझ रहे हैं ना। देखो मैट्रिक्स में होता क्या है ना कि ए बी और बी ए अपने मन से बराबर में नहीं लिखते हैं। ये नॉर्मली जो होता है जनरली ये बराबर नहीं होता है। ए बी और बी ए मैट्रिक्स कंडीशन में बराबर नहीं होता है। अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और बी ए दोनों जो है अलग अलग चीज़ होता है। ये अलग बात है कि इत्तेफाक से कभी ए बी और बी ए बराबर आ जाए, ये अलग चीज़ है। बराबर आ भी सकता है, बराबर आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में ये बात नहीं दिया रहेगा कि ए बी बी ए बराबर है, तब तक आप बराबर इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी अलग चीज़ होता है और बी ए और बी का प्रोडक्ट और बी से ए का प्रोडक्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है, दोनों बराबर हम नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि बराबर चलाए तो वो अलग बात है, वो एक इत्तेफाक है ना। लेकिन नॉर्मली ए बी बी ए बराबर नहीं होता है। अभी आप देखें, इसके पहले हम आपको जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें आप देखे होंगे, आपको यहाँ पे लाते हैं, बैक करते हैं। देखिए देखिए अभी जो एक क्वेश्चन आपको हम किए थे यहाँ जरा देख लीजिए। देखिए ए बी कितना आया था, ए बी का ऑर्डर था 2/2, यानी ए बी जो मैट्रिक्स था उसमें 2 रो 2 कॉलम था, और जो बी ए मैट्रिक्स था उसमें 3 रो 3 कॉलम था। आप देख रहे हैं ना, यहाँ ए बी कुछ अलगे था, इसके पास 2 रो 2 कॉलम था, और बी ए के पास 3 रो 3 कॉलम है। कहने का अर्थ कहाँ बराबर है। तो ये नंबर नहीं है बाबू कि 2 × 3 रहे तो तुम 3 × 2 पलट के लिख दोगे। ये इंटू जो अलग चीज़ है, ये नंबर का इंटू अलग चीज़ है, या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अलग चीज़ है। दोनों को बराबर हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, भले किसी क्वेश्चन में हो जाए तो अलग चीज़ है, हम अपने से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़बरदस्ती ए बी नहीं लिख सकते हैं। चलिए इस ए बी को उधर ले जाइए, तो इधर बचेगा बी ए। समझ रहे हैं ना, सॉरी इधर आ गया बी ए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, हो गया बी ए, और इसको उधर ले जाइए। तो उधर उधर पहले से 2ab था और उधर जाके घट गया -ab, तो बी ए इधर रह गया और 2ab -ab, यानी बी ए कितना आ गया, बी ए बराबर 2ab में से ab गया, दैट इज ए बी, 2ab में से ab गया, दैट इज ए बी। समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कंडीशन हमारे सामने आया कि ए बी और बी ए बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को तुम इतना लिखते हो तो किस शर्त पे लिखोगे कि ए बी और बी ए बराबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको तो हटा दीजिए, हटा देते हैं इसको फ्रेश सॉल्यूशन कर ही दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सेट हुआ बाबू, इसका ऑप्शन जो सेलेक्ट होगा वो होगा ए बी बराबर बी ए। अभी आप जस्ट देखें, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जहां ए और बी के बारे में क्या बोला है, ए और बी जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस है, ए और बी हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है अगर, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ जो ब्रैकेट दिया है ना, आप इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, मैथ से फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पढ़े ना। अरे भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या आप पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको नंबर डिजिट मत समझिएगा, ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है, इसका कोई फॉर्मूला इस तरीके से नहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो नहीं, इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई खोलते हैं। तो मल्टीप्लाई खोलोगे तो हो जाएगा ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए इंटू ए, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, फिर देखो ये हो जाएगा हमारा प्लस बी ए,
फिर देखो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी, इसको करोगे तो बी ए, और इसको करोगे तो माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, यानी ये चलाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी और प्लस बी ए। अब होता क्या है ना कि बच्चा लोग इसको उलट देता है, देखेगा बी ए है तो उसको उलट के ए बी कर देगा। भाई मैट्रिक्स की स्थिति में ये काम मत कर देना, बराबर नहीं होता है, उलटना मत भूल के भी। अगर ए बी दिया है तो उसके जगह पे तुम बी ए मत लिख देना, मत उलटना, है ना। चाहे बी ए दिया है तो उसके जगह तुम ए बी मत लिख देना, ऐसा नहीं होता है, उलट के हम नहीं लिख सकते हैं। मैट्रिक्स कंडीशन में हम ए बी को बी ए या बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, जैसा है वैसा लिख देंगे, है ना। तो माइनस ए बी है तो माइनस ए बी लिखेंगे, और यहाँ प्लस बी ए है, प्लस बी ए है तो प्लस बी ए लिखेंगे, फिर माइनस बी ए स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि प्लस ए स्क्वायर और इधर भी प्लस ए स्क्वायर, इसको लाओगे तो इधर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। देखो माइनस बी स्क्वायर इधर भी और सेम चीज़ माइनस बी स्क्वायर इधर भी, जब सेम सेम चीज़ हो तो कटा दो। तो प्लस ए स्क्वायर कट गया, और माइनस बी स्क्वायर कट गया। तो हमारे पास क्या बचा फिर, तो ये तो इधर इधर पूरा पूरी कट गया, तो इधर बचेगा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस ए बी और प्लस ए बी, प्लस बी ए, सॉरी ए बी नहीं बी ए, इसको तो उलट के हम जानबूझ के नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा कट के जीरो, जीरो मैट्रिक्स, और ये हटी गया, ये हटी गया, कटी गया, तो बचेगा माइनस ए बी अब प्लस बी ए। अब माइनस ए बी को इधर ले आओ, तो माइनस ए बी को इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस ए बी, माइनस ए बी इधर आके प्लस ए बी, और इधर हो जाएगा बी ए, यानी ए बी बराबर बी ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया ऑप्शन बी, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए दिया है, ए स्क्वायर बताइए कितना होगा। चलो ए स्क्वायर, अरे ये तो कर सकते हो भाई, निकाल लोगे ना। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए कर देना, ए इंटू ए कर दो, ए हो जाएगा हमारा 101 और 0 0 0, फिर 101, ए दिया है, उसके बाद फिर ए वापस लिख दो, तो 101 और 0 0 0 और 101, ये हमारा ए है, ए स्क्वायर पूछा है, तो दो बार ए लिख के मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने तो आप सभी को आता है, कैसे मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो उठाइए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा पहला इंटू पहला दैट इज़ 1, और दूसरा इंटू दूसरा दैट इज़ 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 दैट इज़ 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, तो हो जाएगा ये 1 + 1। डायरेक्ट लिखे बाबू, तो यहाँ 2 लिख दें, ठीक है। अब इस पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला इंटू पहला जो कि 0 हुआ, दूसरा इंटू दूसरा जो कि 0 हुआ, और तीसरा इंटू तीसरा जो कि 0 हुआ, तो ये सब 0 हो गया। अब इसी रो को तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करो, तो पहला इंटू पहला जो कि 1 हुआ, 1 हुआ, और दूसरा इंटू दूसरा जो कि 0, और तीसरा इंटू तीसरा जो कि 1 हुआ, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं, अब मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, अब छोड़ दीजिए। अब आइए नेक्स्ट रो को उठाइए, अब आप इस रो को उठाइएगा और पहले कॉलम से गुना करिएगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, तो गुना करिए, पहला से पहले को गुना करिएगा 0, इसका गुना 0, और इसका गुना हो गया 0, है ना। अब आपका नेक्स्ट कॉलम उठेगा, तो पहला इंटू पहला 0, दूसरा इंटू दूसरा 0, तीसरा इंटू तीसरा 0, तो यहाँ भी हो गया 0। अब आपको उठाना है तीसरा कॉलम, है ना, तीसरा कॉलम उठा लो, तो पहला इंटू पहला 0, दूसरा इंटू दूसरा 0, और तीसरा इंटू तीसरा 0, यहाँ भी हो गया 0। क्लियर है। अब आपको उठाना है नेक्स्ट रो R3, तीसरा रो, और तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो पहला इंटू पहला 1 हो गया, दूसरा इंटू दूसरा 0, और ये हो गया हमारा 1, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। उसी तरीके से अब आपको दूसरे कॉलम को उठाना है, तो पहला इंटू पहला जो कि 0, दूसरा इंटू दूसरा 0, और तीसरा इंटू तीसरा दैट इज़ 0। अब आपको उठाना है अगला कॉलम जो कि लास्ट कॉलम है C3,
और ये तो हमारा रो ठीक ही है, R3 है। इसको मल्टीप्लाई करो तो पहला इंटू पहला 1 और दूसरा इंटू दूसरा 0 और तीसरा इंटू तीसरा 1, 1 + 1 दैट इज 2। ये कुछ हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। अब देखो तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? सभी के साथ 2 मल्टीप्लाई में छुपा, सभी के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, हर एक एलिमेंट के साथ। यहाँ 2 है, 1 मिनट, यहाँ पे 2 है यानी 2 × 1 है, और यहाँ देखो 0 × 2 है, यहाँ 2 × 1 है। उसी तरीके से यहाँ 0 × 2 है, यहाँ 0 × 2 है, 0 × 2 है, यहाँ 2 × 1 है, 0 × 2 और 2 × 1। कहने का अर्थ है कि हम इसमें से 2 जो है बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में हमको 2 दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको और भी अच्छे से समझिएगा तो हम लिख देते हैं, देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 × 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 0, और इसको लिख सकते हैं 2 × 1। उसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 2 × 0, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 0 और 2 × 0, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 0 और यहाँ लिख सकते हैं 2 × 1। अब देखिए तो हर एक एलिमेंट में आपको 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 2 का मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है ना हर एलिमेंट में। हर एक एलिमेंट में आपको 2 दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में, तो आप 2 को निकाल सकते हैं बाहर। हर एक एलिमेंट में रहेगा तभी बाहर निकलेगा। तो हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई है, 2 निकलेगा बाहर। तो 2 बाहर जब निकलेगा तो इधर क्या बचेगा? 1। 2 निकल गया तो 1 बचेगा। और देखो वहाँ से 2 निकल गया मतलब 0, वहाँ से 2 निकल गया मतलब 1। देखो यहाँ से 2 निकालोगे तो 0, और 2 निकालोगे तो 0, फिर 2 निकालोगे तो 0, यहाँ देखो 2 निकालोगे तो 1, और 2 निकालोगे तो 0, और 2 निकालोगे तो 1। ठीक है, देखो हम मैट्रिक्स से पढ़े हुए ना कि जब नंबर को हम अंदर ले जाते हैं, ध्यान देना, जब किसी भी कांस्टेंट को अंदर ले जाते हैं तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी अगर 2 को आप अंदर ले जाइएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही 2 जब अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर वाले की तरह हो जाएगा 2 × 1, 2 × 0, 2 × 1, 2 × 0, 2 × 0, 2 × 0, 2 × 1, 2 × 0, 2 × 1। जब अंदर ले जाओगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो सबसे मल्टीप्लाई है तो बाहर चलाएगा। अगर बाहर कोई एलिमेंट है, बाहर कोई नंबर है, तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई। तो अगर अंदर सबसे मल्टीप्लाई है तो बाहर भी चलाएगा। इसका उल्टा बात भी सही होगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग 2 कॉमन लिए हैं। मैट्रिक्स से हम लोग किसी नंबर को कब कॉमन लेते हैं? जब वो प्रत्येक एलिमेंट में गुना में रहता है ना। तो 2 यहाँ से निकल चुका है। अब जो आपको ये वाला जो मैट्रिक्स दिखाई दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स आपको एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स की तरह दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स दिया है उसी की तरह दिख रहा होगा। देख लीजिए 1 0 1 0 1 1 0 1, उसके बाद देखिए 0 0 0 0 0 0 और 1 0 1। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ये जो मैट्रिक्स दिखाई दिया 2 के बाद में जो ये मैट्रिक्स दिखाई दिया, ये क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स के ही बराबर है। इसका अर्थ है कि इसका ऑप्शन हो गया सी।